मेरा नाम मेघा है। तुम चोर हो। मालकिन की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेन चुराने की? मैं कांपते हुए हाथों से अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, मालकिन, आपको भगवान का वास्ता है, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन मेरे रोने धोने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे आंसू उनकी संगदिल दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। मालकिन ने कहा कि इसे घर से बाहर निकाल दो, तो मालिक ने गुस्से से कहा कि नहीं, इसे पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस को बुलाओ। मालकिन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा कि आप ठीक कह रहे हो, इसे जेल भिजवाकर ही अब मैं दम लूंगी। वो लम्हा मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये इल्ज़ाम मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सिर्फ एक सोने की चेन का इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि ये मेरी इज्जत, मेरी आबरू और मेरे भविष्य का सौदा था, जो उस दिन सरेआम किया जा रहा था। मैं मेघा हूँ। मैंने जब आँख खोली तो अपनी माँ देवकी को ही अपना इकलौता सहारा देखा था, क्योंकि माँ बताती थी कि मेरे पिताजी जयप्रकाश मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। हम एक पुराने से मोहल्ले की बदबूदार गलियों में रहते थे, जहाँ किराए का एक छोटा सा मकान हमारी पूरी जिंदगी था। मेरी माँ सारा दिन मेहनत मजदूरी करती थी, तब कहीं जाकर मेरा पेट पालती थी। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाती थी और शाम को थकी हारी लौटती तो उनके हाथ लोगों के घरों के बर्तन मांज मांज कर खुदरे हो चुके थे। मैं अक्सर उनके फटे हुए हाथों पर तेल से मालिश किया करती थी। वो मुस्कुरा देती थी। उनकी वो मुस्कुराहट मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा थी। वो कहती थी कि मेघा, मेरी बेटी, तुम मेरा गर्व हो। बस ऊपर वाला हमेशा तुम्हें सलामत रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उनकी थकी हुई आंखों में देखकर बस अपना सर हिला देती थी। मैं पढ़ना चाहती थी। मेरा दिल करता था कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊं और किताबों की दुनिया में खो जाऊं। लेकिन मेरी माँ के पास इतनी सुविधा कहाँ थी कि वो मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकती। मैंने जैसे तैसे करके प्राइमरी पास किया तो माँ ने मोहल्ले की एक टीचर के पास मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए बिठा दिया था। पर मेरा दिल तो स्कूल की शिक्षा में अटका रहता था, जहाँ पर असली शिक्षा की रोशनी फैलती है। मैंने जिद की तो माँ ने मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था, मगर ये यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी थी। मैंने अभी हाई स्कूल में ही कदम रखा था कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि घर के हालात अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। मैं घर के कामकाज में लग गई थी। सुबह सवेरे उठती तो घर की सफाई करती थी और फिर माँ के लिए नाश्ता बनाया करती थी। माँ सुबह सवेरे ही काम के लिए निकल जाती थी। वो जिस हवेली में काम किया करती थी, वो शहर के सबसे बड़े और सुनसान भरे इलाके में थी। माँ अक्सर मुझे वहाँ की बातें बताया करती थी। कहती थी कि वो बहुत बड़ी हवेली है मेघा, और मालकिन भी बहुत अच्छी है। ऊपर वाले ने उन्हें सब कुछ दिया है, बस एक औलाद की कमी है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती थी और सोचती थी कि अमीर लोगों की जिंदगी कितनी आसान होती है। उन्हें रोटी के लिए दिन रात एक नहीं करना पड़ता। फिर न जाने किसकी नज़र लग गई और मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। जो औरत सारा दिन पहाड़ जैसे काम करती थी, अब वो थोड़ा सा चलने पर भी हांफने लगती थी। काम करना तो उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें आराम की पूरी ज़रूरत है और अच्छे खान पान की भी, लेकिन आराम और अच्छा खान पान तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं था। माँ को अब मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। वो हर समय ही एक रट लगाए रखती थी कि मेघा, मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाओ, मुझे चैन आ जाएगा। मैं उनसे क्या कहती कि मेरा दिल अभी इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं था। मैं तो माँ का सहारा बनना चाहती थी। माँ एक दिन हिम्मत करके इस हवेली में गई, जहाँ वो बरसों से काम करती आई थी। उन्होंने हवेली की मालकिन से मेरी शादी के लिए कुछ मदद की अपील की थी। वो सोचती थी कि शायद मालकिन उनकी इतनी पुरानी सेवा का कुछ तो सिला देगी। वो उनसे कर्ज मांगने के लिए गई थी ताकि मेरा दहेज बना सके, लेकिन वहां से भी उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। मालकिन ने तो मदद नहीं की थी, बल्कि उल्टा और मेरी माँ को अपने कुछ पुराने उतरे हुए कपड़े थमा दिए थे और कहा था कि ये अपनी बेटी के दहेज में दे देना। मेरी माँ वो कपड़े लेकर घर आ गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने वो पोटली एक तरफ फेंक दी थी और कहा, मेरी बेटी ये पुराने कपड़े नहीं पहनेगी, मैं खुद उसके लिए नए कपड़े बनाऊंगी, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े।
उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि गरीब की इज्जत कितनी सस्ती होती है और अमीरों के दिल कितने पत्थर के होते हैं। मेरी माँ ने फिर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और जल्द ही उन्हें हमारे ही क्लास का एक जवान लड़का मिल गया था। उसका नाम विराट था और वो मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक छोटा सा ठेला लगाता था। मेरी माँ ने सादगी से मेरी शादी उसके साथ कर दी थी। उन्हें लगा कि अब मैं सलामत हाथों में चली गई हूँ और वो सुकून से मर सकेंगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये तो मेरी असली परीक्षा की शुरुआत थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि विराट का वो चेहरा सामने आने लगा जिसे मेरी माँ पहचान न सकी थी। वो जो पहले बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, अब बात बात पर मुझ पर हाथ उठाने लगा था और कहता था कि सुनो, अपनी माँ से जाकर कहो कि वो मुझे पैसे दे दे। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू करना है। वो एक रात मेरे पास आकर बैठा तो उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, विराट, मेरी माँ के पास पैसे कहाँ हैं? वो तो खुद इतनी बीमार रहती हैं, बल्कि उनके पास तो जो कुछ भी था उन्होंने वो सब मेरी शादी पर ही लगा दिया। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से भड़क उठा था। वो कहने लगा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बीमार माँ को देख देख कर भूखा मर जाऊं? किसी काम की नहीं हो तुम और किसी काम की नहीं है तुम्हारी माँ। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं सहम कर दीवार से लग गई थी। मैं क्या कहती? मेरी शादी को अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मेरी माँ की बीमारी ने उन्हें पूरी तरह से बिस्तर पर गिरा दिया था और वो जो मेरी जिंदगी का आखिरी और इकलौता सहारा थी, वो भी एक रात चुपके से मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। मैं उस दिन इतना चीखी थी और इतना रोई थी कि मेरा गला बैठ गया था। मेरी माँ मुझे किसके सहारे छोड़कर चली गई थी। मैं उनके ठंडे हाथों को चूमकर कहती रही कि माँ, तुम चली गई हो, अब मेरा क्या होगा? मैं अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। मेरा पति विराट मेरी माँ के अंतिम संस्कार पर भी ऐसे दूर दूर खड़ा रहा था जैसे वो किसी गैर के दुख में शामिल होने आया हो। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी दुख और अफसोस नहीं था। मेरी माँ की मौत के बाद वो रहा सहा पर्दा भी उठ गया था जो मैंने अपनी और अपनी माँ की बची कुची जमा पूंजी पर डाल रखा था। विराट को जैसे ही मौका मिला, उसने मेरी माँ के पुराने सामान को भी ठिकाने लगाना शुरू कर दिया था। वो सारा घर छानने लगा था। मेरी माँ का संदूक देखकर बोला कि ये पुराना संदूक किस काम का है? भारी भी बहुत है, मैं इसे बेच आता हूँ। मैंने उसके पाँव पकड़कर कहा था कि विराट, भगवान के लिए ऐसा मत करो। ये सामान मेरी माँ की आखिरी निशानियां हैं। इसमें उनके हाथ की कड़ी हुई चादरें हैं, इन्हें मत बेचो। लेकिन वो एक जानवर बन चुका था। उसने मुझे जोर का धक्का दिया और गुस्से से बोला कि दूर हो जाओ मेरे रास्ते से। अब ये सब मेरा है, मुझे जुआ खेलना है और जुए के लिए मुझे पैसे चाहिए। वो मेरी माँ का सारा सामान, यहाँ तक कि वो बर्तन भी जिनमें हम माँ बेटी खाना खाते थे, एक एक करके जुए में हार गया था। घर की व्यवस्था चलना तो दूर की बात, अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। मैंने भूखे दिन काटने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? एक दिन विराट फिर हार कर घर आ गया था और उसने गुस्से में मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगा, कहाँ है मेरे पैसे? जल्दी से कहीं से भी मुझे पैसे लाकर दो, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने रोते हुए उससे रिक्वेस्ट की कि मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि मैं खुद कई दिनों से भूखी मर रही हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम सब ले गए थे। वो चीखा और बोला, जाओ बाहर जाकर काम करो, भीख मांगो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे शाम तक पैसे चाहिए, वरना इस घर में वापस कभी मत आना। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे जिंदा रहना था, मुझे इस नर्क से निकलना था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जगह का ख्याल आया था, वही हवेली जहां मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के कई साल गुजार दिए थे। मैं कांपते हुए कदमों और बिखरे हुए वजूद के साथ इस हवेली के आलीशान दरवाजे तक पहुंची थी। चौकीदार ने मुझे सर से लेकर पांव तक घूर कर देखा था और बोला, कौन हो तुम? क्या काम है? मैंने डरते डरते कहा कि जी, मैं देवकी की बेटी हूँ मेघा, जो यहाँ पर काम किया करती थी। मुझे मालकिन जी से मिलना है। शायद उसने मेरी माँ का नाम सुनकर मुझे पहचान लिया था। उसने मुझे अंदर जाने दिया। इस बड़े से आंगन से गुजरती हुई मैं अंदर पहुंची, जहां पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मालकिन वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में कोई खास एक्सप्रेशन नहीं उभरा था। उन्होंने कहा, क्या बात है, क्यों आई हो? तुम्हारी माँ तो मर गई है। उनकी आवाज़ में वही बेरहमी और घमंड था। मैंने रोते हुए कहा कि मालकिन, मेरी माँ की मौत हो गई।
मैंने उनको अपनी सारी आप बीती सुना दी थी और फिर ये भी बताया कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे काम चाहिए, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ, जो आप कहोगी, बस मुझे काम पर रख लो। मालकिन ने कुछ देर तक मुझे ध्यान से देखा और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके होठों पर आ गई थी। उन्होंने कहा, अच्छा, तो देवकी की बेटी अब हमारे घर में नौकरानी बनेगी? उन्होंने ताना देते हुए अंदाज में कहा था। बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ, इसे तुम्हारी माँ की सेवाओं का सिला ही समझ लो। और हाँ, मेरे जो पुराने कपड़े हुआ करेंगे वो भी तुम्हें ही मिल जाया करेंगे। शुक्र करो कि तुम्हारा गुजारा यहाँ आसानी से हो जाएगा। मैंने आंसू पीते हुए उनका धन्यवाद किया था। मैं नहीं जानती थी कि मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में दाखिल हो रही थी। मुझे मालकिन ने हवेली में काम के लिए रख लिया था। मैं दिन रात वहाँ गधे की तरह काम करने लगी थी। सुबह सवेरे जाती और रात को देर तक थक हार कर घर वापस आती थी। मेरी जिंदगी एक मशीन की तरह बिना किसी हरकत के और बिना किसी हसरत से चल रही थी। काम करने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो मैं घर में पहुंचते ही विराट की हथेली पर रख देती थी, क्योंकि अगर किसी दिन मैं ऐसा ना करती तो वो मेरे साथ बहुत मारपीट करने लगता था। वो पैसे मुझसे छीन लेता था और जुए के अड्डे की तरफ निकल जाता था। मैं भूखे पेट ही सो जाती थी। उधर हवेली की जिंदगी मेरी माँ की बताई हुई बातों से बहुत अलग थी। मालकिन और उनके पति, जिसे सब मालिक कहते थे, दोनों ही इस घर में रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसी वजह से दोनों अकेले ही रहते थे। वो मालिक जो लगता तो बहुत पढ़ा लिखा था और समझदार था और अपना बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मैं अक्सर काम करते हुए उसकी बुरी नज़रें खुद पर महसूस करती थी। जब मैं झाड़ू देने के लिए झुकती थी तो मुझे शिद्दत से एहसास होता था कि वो मुझे घूर रहा है। जब मैं किचन से चाय की ट्रे लेकर निकलती थी तो वो जानबूझकर मेरे रास्ते में आ जाता था और कहता था कि मेघा, तुम चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो। वो मुस्कुराकर कहता था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। मैं घबराकर सर झुका लेती थी और जल्दी से वहां से हट जाती थी। मैं इस बात को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि मैं एक नौकरानी हूँ, मुझे अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। मालिक इतने बड़े आदमी हैं, वो मेरी जैसी गरीब और बेसहारा लड़की की तरफ भला क्यों देखेंगे? लेकिन ये मेरा वहम नहीं था, ये आने वाले तूफान का अंदेशा था जो मेरी रही सही इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने वाला था। मैं रोज की तरह अपने कामों में जुटी हुई रहती थी। दिल में एक अनजाना सा डर मालिक की नजरों की वजह से बैठ गया था, जो अब खुल्लम खुल्ला मुझ पर नजर रखने लगा था। मालकिन ने मुझे सुबह ही आवाज दी थी, मेघा। मैं भागती हुई उनके कमरे में पहुंची। मैंने कहा, जी मालकिन। तो वो तैयार हो रही थी। उनके चेहरे पर आज रोज से ज्यादा सीरियसनेस थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी एक दूर की रिश्तेदार के घर अंतिम संस्कार में जा रही हूँ, मुझे शाम हो जाएगी लौटते हुए, सारा काम निपटा लेना। उनकी आवाज़ में वही ठहराव था जो अक्सर हुआ करता था। घर का ध्यान रखना और हाँ, मालिक के खाने का टाइम हो तो उन्हें खाना गर्म करके दे देना। मैंने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया था। मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। वो अपने महंगे कपड़ों को संभालती हुई गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उनके जाते ही हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। एक ऐसा सन्नाटा जिससे अब मुझे डर लगने लगा था। मुझे पहली बार इस महल जैसी हवेली में अकेले रहते हुए डर महसूस हो रहा था। मैं किचन में दोपहर के बर्तन समेट रही थी कि मालिक की आवाज़ आई, मेघा। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने घबराकर पलटकर देखा तो वो वहीं दरवाजे पर खड़े हुए मुझे ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में आज एक ऐसी अजीब सी चमक थी। मैंने कहा, मालिक, आपको कुछ चाहिए था? मैंने घबराकर अपने दुपट्टे को ठीक किया। वो मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ। उनकी मुस्कुराहट देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक कड़क सी चाय मेरे लिए बनाकर कमरे में ले आओ। उन्होंने हुक्म दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चले गए थे। और सुनो, मेरे कमरे में ही ले आना, वो जाते जाते दोबारा पलटकर बोले थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से कांप गया था। मैंने कांपते हुए हाथों से चाय बनाई थी, ट्रे उठाई और उनके कमरे की तरफ चल पड़ी थी। हर कदम पर मेरा दिल डूब रहा था। मैं प्रार्थना करती हुई उनके दरवाजे तक पहुंची थी। दरवाज़ा खुला था। वो वैसे तो किसी फाइल को देखने में बिजी थे। मैंने चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा कि मालिक, चाय। मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से मेरे गले से निकली थी। मैं जल्दी से वापस मुड़ना चाहती थी
तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, एक लोहे जैसी मजबूती की तरह, और बोले, कहाँ जा रही हो मेघा? इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। उनकी आवाज़ धीमी थी। मैंने कहा, मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की थी। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उन्होंने कहा कि आज घर में मेरी पत्नी नहीं है। वो अपनी कुर्सी से उठे और बिल्कुल मेरे करीब आ गए थे। बोले, तुम्हें अच्छी खासी कीमत दूंगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारा पति जुआ खेलता है ना, मुझे सब पता है। वो बहुत मारपीट भी करता है। उनके शब्द मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल रहे थे। वो बोले कि तुम इतनी सुंदर और खूबसूरत हो और कम उम्र की भी हो, क्यों उस जुआरी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ टाइम गुजारो, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। उनकी आंखों में वहशत नाच रही थी और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ को खींचा और 2 कदम पीछे हट गई थी। आंसू मेरी आंखों से टिप टिप गिर रहे थे। मैंने कहा, मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरा पति बेशक जुआरी है, वो मुझे मारता है, लेकिन मैं एक इज्जतदार माँ की इज्जतदार बेटी हूँ। मैं बिकने वाली औरत नहीं हूँ। मेरी इस बात पर मालिक ने एक जोरदार हंसी लगाई थी। वो हंसी किसी चट्टान की तरह मुझ पर गिरी थी। वो बोले, वाह, इज्जतदार औरत की बेटी। उनकी आंखों में एक लालच था। बोले, इस हवेली में काम करने वाली नौकरानियां और इज्जत की बातें अजीब मजाक है। मालिक ने दोबारा मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, देखो मेघा, सेवा करो, इससे तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे छू पाते, मैंने उन्हें धक्का दे दिया था और दरवाजे की तरफ भाग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। मैं पागलों की तरह भाग रही थी। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर उनके कमरे से निकली थी। मैं भागते हुए सीधे सीढ़ियों की तरफ लपकी थी। मेरा सांस फूल रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं बस हवेली से निकल जाना चाहती थी। मैं अभी मेन गेट तक पहुंची ही थी कि सामने से आती हुई मालकिन से बुरी तरह से टकराई थी। मैं मालकिन के कदमों में गिरी हुई थी। आंसुओं ने मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिया था। मालकिन, मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से गले से निकली थी। मैंने कहा, आप आ गई, मुझे बचा लीजिए मालकिन। मालकिन ने मुझे हैरानी से और गुस्से से देखा था। वो जो हमेशा एक अजीब सा घमंड अपने चेहरे पर सजाकर रखती थी, आज उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ मेघा? उनकी आवाज़ में सख्ती थी। उन्होंने कहा, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। मैंने कांपते हुए उठने की कोशिश की। मालकिन, वो। मैंने डरते डरते मालिक के कमरे की तरफ इशारा किया था। मैंने कहा, आपके पति। मेरे मुंह से अभी शब्द पूरे भी नहीं निकले थे कि मालकिन की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई थी। उन्होंने कहा, क्या मतलब है? क्या हुआ है मेरे पति को? तभी मालिक, जो शायद हमारी आवाज़ सुन चुके थे, चाय का वही कप हाथ में पकड़े हुए बाहर आ गए थे। उनके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी, मगर अब उसमें एक बनावटी हैरानी भी शामिल हो गई थी। उन्होंने मालकिन को देखकर कहा, अरे माय वाइफ, तुम कब आई? और ये नौकरानी यहाँ ज़मीन पर क्यों बैठी हुई है? मैंने हिम्मत करके सच बोलने का फैसला कर लिया था। मैं रोते हुए चीखी, मालकिन, ये मालिक मेरी इज्जत। मैंने अभी यही शब्द कहे थे। मैं इससे पहले अभी कुछ और कहती। मालिक ने गुस्से से वो चाय का कप मेरे चेहरे पर दे मारा। गरम चाय की कुछ छींटें मेरे चेहरे को झुलसा गई थी। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, 2 टके की औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शरीफ और इज्जतदार आदमी पर इल्ज़ाम लगाती हो। मैं तकलीफ और बेइज्जती के एहसास में कांप उठी थी। मैंने कहा, मालकिन, आप ही समझिए अपनी इस नौकरानी को। मालिक ने नरम शब्दों में कहा, अवंतिका, मैंने इसे सिर्फ चाय ठीक से बनाने के लिए कहा था और तभी इसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी और अब तुम्हारे सामने ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मालकिन अपने पति की तरफ देखने लगी और मुझे इस एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे मालकिन को अपने पति की करतूतों का पहले से ही पता था, जैसे वो जानती थी कि वो कैसा इंसान है। लेकिन उस समय वो दूसरे नौकरों तक ये बात नहीं पहुंचने देना चाहती थी। उनका सारा गुस्सा अब मेरी तरफ मुड़ गया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम खामोश रहो। वो मुझ पर चीखी, और एक शब्द भी अपनी जुबान से मत निकालना, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। उनकी आवाज़ किसी नागिन की तरह फनकार की जैसी थी। मैंने कहा, मालकिन, आपको भगवान का वास्ता है, प्लीज़ मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा था और उनकी नीयत खराब थी,
लेकिन मेरी रिक्वेस्ट बेकार गई थी। मालकिन ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। बोली, नियत तो खराब तेरी लग रही है मेघा। उन्होंने कहा, तू मेरे पति पर डोरे डालने चली आई थी। मैं ये सुनकर दंग रह गई थी। मैंने कहा, नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि बस, बहुत हो गया। मालकिन ने मेरी बात काट दी और बोली, मुझे तुम जैसी चरित्रहीन लड़कियां अपने घर में नहीं चाहिए। मुझे अब मालिक से ज्यादा मालकिन से डर लग रहा था। मुझे जाना है यहाँ से। मैंने उठते हुए कहा, मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी। मैं वापस पलटी। मैं बस इस नर्क से निकल जाना चाहती थी। लेकिन मालकिन ने ठीक उसी समय दूसरे नौकरों को आवाज दी, जल्दी से यहाँ आओ। दोनों नौकर भागते हुए आए थे। मालकिन ने अपनी अलमारी से एक सोने की चेन निकाली और सबके सामने लहराई। वो चीखी और बोली, ये इस चेन को चोरी करके जा रही थी। ये मेरे घर से मेरे सोने की चेन चुरा कर ले जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गई, वरना ये अब तक भाग चुकी होती। ये सुनकर तो मैं दंग खड़ी रह गई थी। मैं चीखी, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? ये कौन सी चेन है? मैंने कुछ नहीं चुराया, आप झूठ बोल रही हैं। मालकिन ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, अगर चुराया नहीं तो भाग क्यों रही थी? उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ो, इसे आज मैं पुलिस के हवाले करूंगी। उन्होंने उसी समय पुलिस को फोन कर दिया था और बोली, आज के बाद अगर किसी भी नौकर ने ऐसी हरकत की तो अंजाम तुम जानते हो। इसके लिए तो इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सबको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। मालकिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। पुलिस आ गई थी और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस की जीप मुझे धकेलती हुई थाने तक ले आई थी और एक बदबूदार, अंधेरे भरे हवालात में मुझे फेंक दिया गया था। वहां मेरी जैसी और भी ऐसी औरतें थीं जो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थीं। कुछ ही देर में मुझे तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर अकड़कर बैठते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कांपते हुए जवाब दिया कि मेरा नाम मेघा है। वो मुस्कुराया और बोला, बताओ चेन कहाँ छुपाई है और बाकी का माल कहाँ है? अवंतिका मैडम कह रही थी कि तुम पहले भी छोटे मोटे हाथ साफ करती रही हो। मैंने रोते हुए हाथ जोड़ दिया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको ऊपर वाले का वास्ता है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक मुझ पर बहुत बुरी नज़र रखते थे। आज मालकिन घर पर नहीं थी तो उन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने शोर मचाया तो मालकिन आ गई और उन्होंने उल्टा मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, वाह रे नौकरानी, क्या कहानी गढ़ी है। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आती इतने शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगाते हुए? वो तो फरिश्ते जैसे लोग हैं। फिर उसका व्यवहार एकदम बदल गया और बोला, सीधे तरीके से मान जा, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। उसने डंडे की तरफ इशारा किया तो मेरी आत्मा कांप गई थी। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यही रट लगाई हुई थी। पुलिस ने मुझसे ये बात उगलवाने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि मालकिन ने उन्हें भारी भरकम रकम दे दी थी। उन्होंने मुझे मारा भी था, धमकाया भी था, लेकिन मैं इस गुनाह का इकरार कैसे करती जो मैंने किया ही नहीं था। मेरे पति विराट को जब ये बात पता हुई कि अब मैं चोरी के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे हूँ, तो वो एक बार थाने आया। मैं उसे देखकर रो पड़ी थी। मैंने कहा, विराट, इन लोगों से कहो कि मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने कहा, तो अब तुम चोरियां भी करने लगी हो? उसने नफरत से मुझे घूरते हुए कहा, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुसीबत बनी हुई थी, अब ये नया तमाशा। मैं चीख पड़ी, विराट, मैंने चोरी नहीं की। वो मालिक। उसने मेरी बात काट दी और बोला, बकवास बंद करो अपनी, मुझे सब पता चल गया है। मालकिन ने मुझे फोन किया था। तुमने उनके पति को फंसाने की कोशिश की थी। जब तुम कामयाब नहीं हुई तो चोरी करके भाग रही थी। वो मुड़ा और इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये जो चाहे करे, मेरी तरफ से इसे बेशक फांसी पर चढ़ा दो। ये कहकर वो चला गया था। मैं जाते हुए उसे देखती रह गई थी। मेरा आखिरी सहारा भी टूट गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मेरी जमानत इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े हाथों के जरिए तक मैं इस जेल तक पहुंची थी और यहाँ से अब उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं निकल सकती थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुछ दिन बाद ही मुझे जेल में मेरे पति की तरफ से तलाक का नोटिस भी मिल गया था। वो कागज हाथ में पकड़े मैं बिना हरकत के बैठी रह गई थी।
मैं जेल की सलाखों के पीछे अकेली अपनी बेबसी से लड़ रही थी। मेरी जिंदगी का हर रिश्ता, हर आसरा मुझसे छिन चुका था। जेल की इन ठंडी सुनसान रातों में अक्सर मेरी आंख खुल जाती तो मुझे शिद्दत से अपनी माँ की याद आती थी। मुझे अक्सर वो दिन याद आता था जब मैंने माँ से अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछा था। हम एक शाम आंगन में बैठे हुए थे। मैंने पूछा, माँ, क्या हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आपके मायके वाले या पिताजी के घर वाले? मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सी उदासी छा गई थी। वो जो मुस्कुरा रही थी, एकदम से खामोश हो गई थी। मैंने माँ से जिद की, माँ मुझे बताओ ना, कोई त्योहार, किसी खुशी, किसी गम में हमारे घर कोई नहीं आता। माँ ने एक गहरी सांस ली और बात को टाल दिया था। वो बोली, छोड़ दो बेटी इन बातों को। उनके शब्दों में कड़वाहट थी। उन्होंने कहा, हमारा कोई नहीं है, बस मैं हूँ और तुम हो। हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मैंने उस दिन के बाद फिर कभी अपनी माँ से ये सवाल नहीं किया था, लेकिन आज इस कैद तन्हाई में मुझे ये सवाल शिद्दत से याद आ रहा था। क्या सच में मेरा कोई नहीं था? कोई एक भी रिश्तेदार, कोई चाचा, ताऊ, मामा, कोई भी नहीं जो मेरी खबर लेने आता, जो बस इतना ही पूछ लेता कि मैं जिंदा हूं या मर गई? ऐसा महसूस होता था कि मैं अकेली ही इस दुनिया में आई थी। एक माँ का आसरा था, वो कहीं तो सारे सहारे ही खत्म हो चुके थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर चुके थे। सर्दियों की ठिठुरती हुई रातें गुजर गई थी, गर्मी की तपती हुई दोपहरें आ गई थी, लेकिन ना कोई मेरी जमानत करवाने वाला आया था और ना ही कोई मुझसे मुलाकात करने आया था। एक दिन हवालात की एक पुरानी कैदी ने मुझे घूरते हुए कहा, लगता है तू तो सच में लवारिस है। अरे इतने महीने हो गए, कोई एक इंसान भी तेरा हाल पूछने नहीं आया। मैंने आंसू पीते हुए कहा कि मेरा कोई है ही नहीं जो आएगा। वो हंस पड़ी और बोली, कोई किसी का नहीं होता, इतने बड़े केस में अंदर भी नहीं होता। जरूर किसी अपने ने ही तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी थी। क्या सच में ऐसा हो सकता था? लेकिन मेरा अपना था ही कौन? विराट तो मुझे तलाक देकर आज़ाद हो चुका था। मालकिन और मालिक मेरे दुश्मन थे। फिर कौन था? मैं इन सोचों में गुम होकर और भी निढाल होती जा रही थी। जेल का खाना मुझसे खाया नहीं जाता था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे की गोरी रंगत पीली पड़ गई थी। मैं बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी ऐसे पाप की सज़ा काट रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। शायद ये बड़े बड़े लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए हमेशा ही मुझ जैसे छोटे लोगों को मोहरा बनाते हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अंधेरी कोठरी में बेबसी पर रोते रोते थक चुकी थी। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का सफ़र शायद यही इन सलाखों के पीछे ख़त्म हो जाएगा। फिर एक दिन जब मैं अपनी मायूसी की चादर ओढ़े हवलात की ठंडी ज़मीन पर बिना हरकत पड़ी हुई थी, तो पूरे थाने में एक अजीब सा शोर मच गया था। भागो भागो, नया एसपी आ रहा है। मैंने एक सिपाही को दूसरे से कहते हुए सुना था। सुना है कि बहुत खड़ूस है और ईमानदार है, नया नया भर्ती हुआ है, किसी की सिफारिश नहीं सुनता। दूसरा वाला बोला, हाँ यार, अब तो हम जैसे गरीबों की नौकरी खतरे में है। पिछले साहब तो माल पानी लेकर राजी हो जाते थे, ये तो लगता है सबको लटका देगा। उनकी आवाज़ में एक साफ डर नजर आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल के किसी वीरान कोने से एक उम्मीद की बहुत ही धीमी सी किरण जलने बुझने लगी थी। वो ईमानदार है, ये मेरे कानों में गूंज रहे थे। शायद शायद वो मेरी बात सुन ले। मैंने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की थी, मगर मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही थी। मेरी तरह और भी बहुत से बेकसूर मुजरिम जो इस सिस्टम के सताए हुए थे, एक नई आस लेकर इस नए एसपी के आने का इंतजार कर रहे थे। जबकि बहुत से सिपाही और पुराने पुलिस वाले डर रहे थे कि न जाने अब उनकी नौकरी खतरे में न चली जाए। मैं बिल्कुल मायूस बैठी थी, अपनी किस्मत का लिखा हुआ पढ़ रही थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होकर अब चेहरे का हिस्सा बन गए थे। चेहरे की गोरी रंगत पीली पड़ गई थी। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। जेल की सलाखों में मैं उस गुनाह की सज़ा काट रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे अब अपनी मौत का इंतज़ार था। शायद वही मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिला सकती थी। मुझे इन सिपाहियों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब एक जैसे होते हैं। मैंने खुद से कड़वाहट से कहा, यह भी अमीरों का ही साथ देगा, मेरी कौन सुनेगा? उस दिन जब इस एसपी के आने की खबर मिली, मैंने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो सच में आया तो पूरे पुलिस स्टेशन का माहौल ही बदल गया था। एक सन्नाटा सा छा गया था। मैंने सलाखों से झांकने की कोशिश की,
बहुत रूबदार पहचान वाले साहब, वो मोटी कांस्टेबल जो हमेशा मुझ पर चीखती थी, आज भीगी बिल्ली बनी एक तरफ खड़ी हुई थी। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी थी कि शायद कोई तो सहारा मिले जो मुझे बाहर निकाले, शायद वो मेरी बात सुन ले। कुछ देर बाद भारी आवाज और ऑफिसर्स की चर्चा मेरे सेल के करीब आती हुई महसूस हुई थी। मैंने डर कर अपनी चादर से खुद को और भी ढक लिया था और एक कोने में दुबक गई थी। वो आया और मेरे सेल के सामने आकर रुक गया था। मैंने हिम्मत करके नजर उठाई। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो तो एक ऑफिसर था, हैंडसम स्मार्ट एसपी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रूप और आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि मैं नजर नहीं मिला सकी थी। लेकिन उसकी जुबान, जब वो अपने साथ खड़े हुए इंस्पेक्टर से बात करने लगा, तो बेहद मिठास और मोहब्बत भरी थी। उसका व्यवहार उसकी पहचान से बिल्कुल अलग था। वो जेल में मेरे पास आया और सलाखों के बाहर रुक गया था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली। उसकी नज़रों में नफरत थी, ना गुस्सा था और ना ही वैसी गंदी चमक थी जैसे मैंने मालिक की आंखों में देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, एक उलझन और शायद थोड़ा सा दर्द था। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, इस लड़की का क्या केस है? इंस्पेक्टर ने फौरन से फाइल पेश की, मेरे नाम वाली जगह से खोली और फिर मेरी तरफ देखा। उसने कहा, तुम मेघा हो ना? उसकी आवाज़ बहुत नरम थी कि मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आया। मैंने सिर्फ सर हिला दिया था। फिर उसने वो कहा जिसने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी, तुम जय प्रकाश की बेटी हो, देव की तुम्हारी माँ का नाम था ना? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? उसे मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम सब कैसे पता था? मैं तो उसे पहली बार देख रही थी। उसने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम एक पुराने मोहल्ले में रहती थी। उसने जब मेरे बारे में सब कुछ बताया तो मुझे महसूस होने लगा जैसे ये मुझे बचपन से जानता है। लेकिन ये कौन है? ये क्या चाहता है? मेरी हैरानी अब डर और उम्मीद की मिली जुली कंडीशन में थी। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर मेरी जुबान गूंगी हो चुकी थी। मैंने उस अजनबी ऑफिसर को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, मगर वो मेरे अतीत के उन बंद दरवाजों को भी जानता था जिन्हें मैं खुद भी खोल चुकी थी। आप? मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। मैंने कहा, आप कौन हैं और मेरी माँ और मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? मैंने हिम्मत करके उससे पूछा तो मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो स्मार्ट एसपी, जिसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए अपनापन आ गया था, वो फौरन ही अपने पद के मुताबिक रोब में वापस आ गया था। उसने पास खड़े हुए इंस्पेक्टर को घूर कर देखा, जो डर कर 2 कदम पीछे हट गया था। फिर वो मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में अब वही गहरी सीरियसनेस थी। उसने कहा, ये समझ लो कि मैं एक मसीहा हूँ। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था। उसने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। उसके ये शब्द मेरे लिए किसी मसीही की आवाज़ से कम नहीं थे। महीनों बाद किसी ने मुझे बेगुनाह कहा था। मेरी आंखों से आंसुओं की लड़ी खुद ब खुद बह निकली थी। मैं सलाखों के करीब आ गई थी और रोते हुए कहने लगी कि सर, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं सारी जिंदगी आपकी आभारी रहूंगी। मैंने हाथ जोड़ दिए थे और कहा, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, बस मुझे इस नर्क से निकाल दीजिए। ये जेल की सलाखें मुझे सच में मुजरिम साबित करने पर तुली हुई हैं। मैं मुजरिम नहीं हूँ सर, मैं मुजरिम नहीं हूँ। वो मेरी बेबसी को खामोशी से देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कन्फ्यूजन थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा हो। फिर उसने कुछ देर के बाद कहा कि मैं जानता हूँ तुम मुजरिम नहीं हो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे उम्मीद की एक ऐसी किरण नजर आई थी जिसने मेरी पूरी आत्मा को रोशन कर दिया था। मैंने कहा, सच में सर, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे? मैंने उसे विश्वास ना करते हुए पूछा। उसने मजबूती से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, शर्त? कैसी शर्त? शर्त को सुनकर तो मेरा दिल फिर से डूबने लगा था। मैंने कहा, सर, मेरे पास आपको देने के लिए क्या है? मैं तो खुद एक बेसहारा गरीब लड़की हूँ। मुझे लगा कि शायद ये भी मुझसे मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता है, मगर उसकी आंखों में वैसी गंदगी नहीं थी। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से इसी समय रिहा करवाऊंगा अगर तुम वो मानोगी जो मैं कह रहा हूँ। मैंने डरते डरते पूछा, क्या शर्त है आपकी? वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, जैसे अपने शब्दों को कहने के लिए सोच रहा हो। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ हिलाकर रख दिया था। उसने कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने सन्नाटे में उसके शब्द सुने और मुझे लगा कि जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने विश्वास ना करते हुए उसे देखा। मैंने कहा, शादी? वो भी आपसे?
वो एसपी मेरी हैरानी को नजरअंदाज करता हुआ बोला कि हाँ, मुझसे शादी अभी और इसी समय। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। मैंने कहा, सर, आप होश में तो है? मैं बोली, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप तो अच्छे खासे हैं, किसी भी अच्छी अमीर लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने फटे पुराने गंदे कपड़ों को देखा। मैं गरीब, बदनाम और तलाकशुदा लड़की हूँ जिस पर चोरी का इल्जाम है। आप मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? वो मेरी बात पर कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो और दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मेरी यही शर्त है कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवाऊंगा, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसका अंदाज दो टुक था, उसमें कोई नरमी नहीं थी। ये एक हुक्म था, एक सौदा था। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो अजनबी थी, मगर उनमें एक सच्चाई थी। एक तरफ ही अजीबो-गरीब शर्त थी और दूसरी तरफ ये अंधेरी कोठरी थी जहां मैं रोज मर रही थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं है मेघा। उसने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी। वो बोला, हाँ या ना। मैंने एक गहरा सांस लिया और सोचा कि मेरे पास सब खोने को कुछ भी नहीं बचा। इज्जत तो वैसे ही नीलाम हो चुकी थी। शायद यही मेरी किस्मत थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मुझे स्वीकार है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून की लहर दौड़ गई थी। उसने फौरन इंस्पेक्टर को बुलाया और बोला, पंडित जी का इंतजाम करवाओ, इसकी जमानत के कागजात तैयार करवाओ फौरन। इंस्पेक्टर हैरानी से कभी मुझे और कभी अपने इस नए एसपी को देख रहा था, लेकिन हुक्म का पालन करने के लिए भाग खड़ा हुआ था। शायद ये दुनिया की पहली शादी थी जो इस तरह एक एसपी और एक मुजरिम गरीब लड़की के साथ इसी जेल की बदबूदार हवालात के बाहर हो रही थी। कुछ सिपाही और पंडित जी के मंत्र के साथ मेरी शादी इस एसपी के साथ हो गई थी। कुछ ही समय के बाद मैं उनकी पत्नी बन गई थी। मेरे कानों में सिर्फ एसपी की आवाज़ गूंज रही थी, जिसने मुझे रिहाई दिलवा दी थी। उसने कहा, जमानत हो गई है, तुम आज़ाद हो। उसने मुझे नहीं बल्कि इंस्पेक्टर से कहा था। फिर मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा, चलो मेरे साथ। मैं अपने फटे पुराने मेले गंदे दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो अब शायद मेरा नहीं रहा था। मैं एक रोबोट की तरह उसके पीछे चल पड़ी थी। पुलिस स्टेशन के वही सिपाही जो कल तक मुझे चोरनी कहकर पुकारते थे, आज नजरें झुकाए रास्ते से हट गए थे। बाहर चमकती हुई कई सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसने मेरे लिए एक गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया था और बोला कि बैठो। उसके शब्द अभी भी सीधे थे, मगर उसमें हुक्म के साथ साथ एक अजनबी सी नरमी भी थी जो पहले मुझे उलझा रही थी। मैं डर कर एक कोने में बैठ गई थी और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? उसने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की थी, बस सड़क पर नजर जमाए हुए बोला, मेरा नाम प्रणीत है। और एक लम्हे के लिए रुका और फिर दोबारा बोला, मेरा नाम प्रणीत चौहान है और हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ तुम्हें बहुत पहले होना चाहिए था। उसकी इस बात ने मेरे डर को और भी बढ़ा दिया था। सर, मैं रो पड़ी थी। मैंने कहा, आपको भगवान की सौगंध, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे कहीं दूर छोड़ दीजिए जहाँ मुझे कोई पहचानता या जानता ना हो। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अभी मैं अपनी बात पूरी कर भी न सकी थी क्योंकि गाड़ी एक बड़े आलीशान गेट के सामने रुक गई थी। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। ये वही हवेली थी, ये वही जगह थी जहां मेरी इज्जत को तार तार किया गया था, जहां से मुझे धक्के देकर निकाला गया था। नहीं, मैं चीखी। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे अंदर नहीं जाना। मैंने दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन प्रनीत मुझसे पहले ही उतरकर मेरी तरफ आ चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर उसमें वो वहशत नहीं थी जो मैंने मालिक की छुअन में महसूस की थी। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, डरो मत मेघा, आज के बाद तुम्हें इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज ये तुमसे डरेंगे। मेरे साथ अंदर चलो। वो मेरा हाथ थामकर मुझे इस नरक के दरवाजे से अंदर ले जा रहा था जहां से मैं जलील होकर निकली थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, सामने का नज़ारा देखकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। मालकिन, जिसे मैं मालकिन कहती थी, और उनके पति वही मालिक, दोनों लाउंज में बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे ऐसे इस तरह अपने सामने देखकर, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ देखकर, उनके चेहरे का रंग उतर गया था। तुम? मालकिन गुस्से से अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी।
उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की, चोरनी कहीं की। उनकी आवाज़ नफरत से फट रही थी। और तुम? उन्होंने प्रणीत को घूरा। एसपी साहब, आप इस 2 टके की चोरनी को वापस यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इसकी जगह जेल में है। प्रणीत के चेहरे पर ठंडी मुस्कुराहट उभरी थी। वो मुस्कुराहट देखकर मालकिन भी एक लम्हे के लिए ठिठक गई थी। चोरनी? प्रणीत की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। इस घर की असली मालकिन को तुम चोरनी कहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अवंतिका सिंह। मालकिन का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। अवंतिका ये सुनकर बौखला गई थी। उन्होंने कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और उन्होंने नफरत से मेरी तरफ इशारा किया। और इसे मालकिन क्यों कह रहे हो? प्रणीत ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, क्योंकि ये इस घर की असली मालकिन है, मेघा प्रणीत, मेरी पत्नी। ये कहना एक धमाका था जो इस हवेली की दीवारों से टकराया था। मालकिन और उनके पति दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। पत्नी? मालिक चीखे और बोले, क्या बकवास है? तुम पागल हो गए हो एसपी। प्रणीत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा, जुबान संभालकर संजय सिंह, वरना इसी वर्दी में तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद दिला दूंगा। फिर वो मेरी तरफ, मैं जो शौक खड़ी हुई थी, मैं ये सब देख रही थी। मेघा, उसकी आवाज में अब दर्द था। उसने कहा, तो आज जो सच्चाई में खोलने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, मैं तुम्हारे पिता के दोस्त का बेटा था। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे पिता का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो फिर कोई दोस्त कहाँ से आएगा? उसने कहा, हाँ मेघा। उसने मेरी बात काट दी थी और फिर उस मालकिन की तरफ इशारा किया जिसको तुम आज तक मालकिन समझती रही। ये तुम्हारे पिता के दोस्त की बड़ी बेटी, मतलब कि मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। तुम्हारे पिता और मेरे पिता बचपन में बहुत पक्के दोस्त थे और मैं सिर्फ तुमसे 5 महीने बड़ा हूँ। तुम्हारे जन्म से 2 महीने पहले जयप्रकाश अंकल की मौत हो गई थी। ये बात भी मैं जानता हूँ। ये सुनकर तो जैसे मैं जमीन में गड़ गई थी। इसका मतलब ये औरत मेरे पिता की दोस्त की बेटी है और प्रणीत की बहन है। प्रणीत की आवाज़ में अब नफरत थी। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता एक साथ कारोबार करते थे। उन दोनों का कारोबार बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त कम भाइयों की तरह ज्यादा रहते थे। लेकिन जब तुम्हारे पिता की मौत हुई तो मेरी माँ और मेरे पिता की नीयत खराब हो गई। उन्होंने तुम्हारी माँ से तुम्हारे पिता का सब कुछ छीन लिया, ये सोचकर कि तुम्हारी माँ अकेली है और वो चाहे तो किसी और से शादी करके अपनी दुनिया बसा सकती है। मगर जो कारोबार उन दोनों दोस्तों का था वो अब मेरे पिता का हो जाना चाहिए था। मेरी बड़ी बहन भी शुरू से ही लालची रही थी, उसका भी बराबर से इसमें हिस्सा था। और फिर वो मेरे पिता और माँ के मरने के बाद इसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। तुम लोग इसी हवेली में रहते थे और इसी हवेली से कुछ सालों पहले मेरे माता पिता ने तुम्हारी माँ को बेइज्जत करके निकाला था। और फिर कुछ सालों के बाद इसी घर की मालकिन, जो मेरी बहन है, उसने भी तुम्हें नौकरानी के तौर पर काम पर रखा और फिर तुम्हें झूठा साबित करके तुम्हारी भी बेइज्जती करके इस घर से निकाल दिया। प्रणीत सारी सच्चाई बता रहा था और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के वो थके हुए जख्मी हाथ आ गए थे। मेरी माँ सारी जिंदगी इस घर में नौकरानी बनकर रही जिसकी वो पूरी तरह से हिस्सेदार थी। प्रणीत ने बताया कि तुम नौकरानी बनकर आई। तुम नहीं जानती थी जिस घर में तुम्हें नौकरानी जैसी इज्जत मिल रही है वो घर, वो हवेली तुम्हारे पिता का ही है, तुम्हारे पिता की मेहनत की कमाई की है। मेरे माता पिता तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मेरी बहन इस सच्चाई के बारे में सब कुछ जानती थी। अवंतिका दीदी ने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने भी मेरे माता पिता की तरह अपनी नीयत खराब की और तुम्हारा फायदा उठाया। अवंतिका चीखी कि नहीं, ये झूठ है प्रणीत, तुम मेरे भाई होते हुए इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? इसका इस घर पर कोई हक नहीं है। प्रणीत दहाड़ा, तुम चुप रहो। मैं भूल गया हूँ कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि तुम एक नियत खराब औरत हो। तुम्हारे पति की गंदी नज़र इस पर थी। एक औरत होने के बजाय तुम्हें इसकी इज्जत बचानी चाहिए थी, मगर तुमने अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए और इस डर से कि कहीं मेघा सबको सच न बता दे, उसे जेल भेज दिया। प्रणीत ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था और बोला, मुझे जब बड़े होने के बाद सारी हकीकत पता चली तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने माता पिता और अपनी बहन की हकीकत पता चल गई थी। उसने अपनी बहन और बहनोई को हुक्म दिया था कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये हवेली मेरे पिता के नाम पर थी। उसने कहा कि हवेली छोड़कर चले जाओ, आज के बाद इस हवेली में कदम मत रखना। मैं हैरान थी कि इतना कुछ मेरी माँ सह गई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं था।
प्रणीत जो अपने माता पिता का बेटा था और मालकिन का भाई था, फिर भी उसके अंदर ऐसे गुण नहीं थे जो उसके परिवार के बाकी सदस्यों में थे, क्योंकि वो बाहर से पढ़कर आया था और शुरू से ही एक ईमानदार इंसान रहा था। लेकिन जब यहाँ आने के बाद उसे अपने घर वालों की सच्चाई पता चली, तो उसे बहुत बुरा महसूस हुआ था। और अच्छा इंसान हमेशा अच्छाई पर ही चलता है। प्रणीत ने कहा कि मैं कुछ भी करके तुम्हारी मदद करना चाहता था, क्योंकि मुझे जब तुम्हारी पूरी कहानी के बारे में पता चला तो मेरा दिल टूटकर रह गया था। मैंने सोचा कि मेरे माता पिता और मेरी बहन की वजह से आज तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। उसने कहा, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने के बाद ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि तुम बेसहारा हो। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा। उसने बताया कि वैसे तो मैंने पहले देव की आंटी के साथ तुम्हें आते जाते देखा था, लेकिन तब मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता। मगर अब मैं इतना काबिल हो चुका हूँ कि मैं सही को सही और गलत को गलत कह सकता हूँ। चलो मेघा, आज से तुम इस हवेली की मालकिन बनकर यहाँ राज करोगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी बहन और अपने बहनोई को हवेली से निकाल दिया। मैं वहीं उसी जगह पर खड़ी हुई थी जहाँ कुछ महीने पहले मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, जहाँ से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। आज मैं एक जीत बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत बनकर खड़ी हुई थी जिसे झुठलाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। अवंतिका मेरी मालकिन, मेरी नंद, उसका चेहरा उदासी और गुस्से से लाल हो रहा था। उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो प्रणीत पर चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ में अब वो घमंड नहीं था, बल्कि एक खोखलापन था। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया प्रणीत। तुमने गद्दारी की है इस 2 टके की नौकरानी के लिए। उसके मुंह से अब भी मेरे लिए वही शब्द निकल रहे थे। मैंने कहा, बस बहुत हो गया अवंतिका। आज मैंने भी अपनी आवाज़ खोल दी थी। मैंने कहा, पहले तुम्हारे माता पिता ने मेरी माँ को सताया और फिर तुमने मेरी माँ को सताया, और जब भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो फिर तुम मेरे पीछे पड़ गई। तुम्हारा ये घटिया पति मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। जो उस समय तुम्हें याद नहीं आया जब तुमने मुझे झूठे इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया। अवंतिका का पति, जो अभी भी खामोश खड़ा हुआ था, आगे बढ़ा और प्रणीत से चापलूसी भरी मुस्कुराहट दिखाकर कहने लगा, देखो प्रणीत, गलती तो हो जाती है। ये घर जितना तुम लोगों का है, उतना हमारा भी तो है। हम सब यहाँ मिलकर रह लेते हैं, सब बैठकर बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। मेरे साथ साथ तुम्हारी बहन भी बेआसरा हो जाएगी। प्रणीत ने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा कि तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम अभी और इसी समय इस हवेली से निकल जाओ। मेरे लिए मेरी बहन भी मर गई। तुम लोगों का अब इस घर पर कोई हक नहीं है। कानूनी तौर पर ये सब कुछ मेघा के पिता का है, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी इकलौती हकदार मेघा है, जिसके हक को तुम लोग कई सालों से उससे दूर करते रहे। और अब आइंदा मुझे कोई भी इस हवेली के आसपास नजर आया तो मैं तुम्हें किसी और केस में अंदर कर दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरे कौन थे। लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ सारे संबंध खत्म कर चुका हूँ। अवंतिका ने आखिरी बार नफरत भरी नजरों से मुझे देखा था। उसने अपना सामान समेटा और दोनों पति पत्नी इस हवेली से निकल गए थे। प्रणीत के माता पिता और उसकी बहन सालों से इस हवेली पर कब्जा जमाकर बैठे हुए थे। प्रणीत के माता पिता ने अवंतिका की शादी पर यह हवेली उसे गिफ्ट की थी। तब से ही वो यहाँ इस हवेली में रह रही थी। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो औरत जिसने मेरी माँ का हक छीना था और मुझे जलील किया था, आज खुद भी बेइज्जत होकर जा रही थी। उनके जाने के बाद हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया था। मैं अभी भी डर रही थी। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। प्रणीत ने इतनी नरमी से मेरा हाथ दबाया और बोला, आराम से बैठो मेघा, अब ये घर तुम्हारा है। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, न तुम्हारे साथ कोई बुरा कर सकता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। प्रणीत, मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकली थी। मैंने कहा, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे उस जेल में तकलीफ में क्यों रहने दिया? और शादी कैसी शर्त पर थी? इसका क्या मतलब था? मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरे अंदर का दबा हुआ गुब्बार निकल रहा था। प्रणीत ने मुझे वहीं सोफे पर बिठाया और खुद मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया था। उसने कहा था कि मेघा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने मेरे आंसू साफ किए और बोला, मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं ये भी जानता था कि मेरी बहन और उसका पति इतनी आसानी से कभी भी हार नहीं मानेंगे। आज मैं एक मजबूत इंसान हूँ, लेकिन तब इतना मजबूत इंसान नहीं था। मेरी बहन एक लालची औरत है। उसने मेरे बारे में भी कुछ नहीं सोचा।
मम्मी पापा के मरने के बाद डैड का बिजनेस भी खुद संभाल रही थी और मुझे पढ़ाई करने के बहाने से बाहर भेज दिया ताकि मैं भी अपने पिता की जायदाद से दूर रहूं। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मुझे पूरी हकीकत पता चली तो मैंने अपने आप को मजबूत बनाया ताकि मैं इन लोगों का सामना कर सकूं, अपना हक ले सकूं और तुम्हें भी तुम्हारा हक दिलवा सकूं। आज देखो मेरी ताकत ने उन लोगों को कितनी आसानी से इस हवेली से निकाल दिया। अगर मैं ताकतवर नहीं होता तो वो लोग मुझे भी दबा सकते थे। सारी सच्चाई पता चलने के बाद मैं प्रणीत से दोबारा कुछ न पूछ सकी। मैं बस इतना जानती थी कि मेरी माँ की प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई थी। मुझे मेरी माँ के घर, मेरे पिता के घर इज्जत से लाया गया था। आज कई हफ्ते गुजर चुके थे। मैं इस हवेली की मालकिन बनकर राज करती हूँ। प्रणीत ने मुझे न सिर्फ मेरा हक दिलवाया बल्कि मुझे तो मोहब्बत और इज्जत भी दी जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर के सारे नौकर जो कभी मुझे नफरत से देखते थे आज मुझे मैडम जी कहकर पुकारते हैं। अवंतिका का पति जो पहले से ही चालाक और फ्रॉड इंसान था, जब उसने देखा कि उन दोनों पति पत्नी के पास अब कोई सहारा नहीं रहा तो वो अवंतिका को छोड़कर लंदन चला गया और जो पैसे अवंतिका के अकाउंट में मौजूद थे वो भी लेकर भाग गया। अवंतिका जो कभी इस हवेली की मालकिन थी, एक छोटे से किराए के घर में अकेली रह रही है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि कभी मैं इस घर में झाड़ू दिया करती थी। मैं सोचती हूँ कि वक्त कितना जालिम होता है, कभी किसी के हक में तो कभी किसी के हक में हो जाता है। मेरी माँ ने सारी जिंदगी जिस घर में नौकरानी बनकर गुजार दी, आज मैं इस घर की मालकिन हूँ। प्रणीत मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया। मैंने सीखा है कि जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सच का सूरज उसे चीर कर निकल ही आता है। ऊपर वाली की लाठी बेआवाज होती है। वो जब इंसाफ करता है तो दुनिया देखती रह जाती है। बस इंसान को अपने सच पर कायम रहना चाहिए और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।